ड्रामा के स्टार्ट में एक बाथरूम सीन दिखाया जाता है जहां कुछ लड़के अपने हाथ धो रहे होते हैं कि तभी पानी उस एरिया को फ्लड कर देता है। इसके बाद हमें फीमेल लीड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम फैंग शुए होता है, जो कहती है मैंने एक शू के लिए पूरे स्कूल में बाढ़ ला दी। अब एक सीन दिखाया जाता है जहां फैंग शू का रिजल्ट अनाउंस हो रहा होता है और उसे 399 मार्क्स मिलते हैं, जबकि यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए 400 मार्क्स की जरूरत थी। वो जंग डीलर के पास जाती है जिसे उसने अपनी बुक्स बेची थी और कहती है रुको, मैं फेल हो गई हूँ। इसके बाद उसे स्कूल में री एडमिशन मिल जाता है। प्रिंसिपल फेल हुए स्टूडेंट्स के लिए एक नए टीचर का अरेंज करते हैं क्योंकि कोई दूसरा टीचर उन्हें पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। टीचर क्लास में आते हैं और सभी स्टूडेंट्स से अपनी बुक्स निकालने के लिए कहते हैं। फैंग शू अपनी बुक्स नहीं लाती है, इसलिए टीचर उसे किताबें लेने के लिए घर भेज देते हैं। वो भागती हुए हमारे मेन लीड से टकरा जाती है जिसका नाम वे लाई होता है। पानी में गिरने की वजह से उसके कपड़े और शूज खराब हो जाते हैं। जब वो स्कूल आती है और अपना शू साफ करने लगती है तो शू ड्रेन पाइप में चला जाता है। उसकी फ्रेंड एक सोल्यूशन बताती है जिससे शू बाहर आ जाएगा। वो इसे ट्राई करती है। पहले तो कुछ नहीं होता तो वो सोचती है शायद मैं इसे गलत तरीके से कर रही हूँ। वो बाहर निकलती है और अचानक शू और पानी तेजी से बाहर आ जाते हैं। उसके मिलाए हुए केमिकल से पूरे स्कूल में बाढ़ आ जाती है। इसके बाद प्रिंसिपल सभी रीएडमिटेड स्टूडेंट्स को दूसरे कैंपस में ट्रांसफर करके फैंग शुए को पनिश करते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो कैंपस की हालत बहुत खराब होती है। एक लड़का कमेंट करता है ये फैंग शुए के बैड लक की वजह से हुआ है। एक फाइट शुरू हो जाती है। फैंग शू कहती है ये मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैं तुम सबको वापस मेन कैंपस ले जाऊंगी। तभी वेलाई स्कूल में एंटर करता है। वो प्रिंसिपल से बात करता है और बाहर जाते समय फांग शुए को ऑफिस जाते हुए देखता है। वो सोचता है मैंने इसे कहीं देखा है। फांग शुए प्रिंसिपल के पास जाती है और एक चांस मांगते हुए कहती है मैं सभी की परफॉर्मेंस की गारंटी लेती हूँ। प्रिंसिपल मान जाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। कल तुम्हारी क्लास का टेस्ट होगा और एवरेज मार्क्स 500 से कम नहीं होने चाहिए। फांग शुए ये एक्सेप्ट कर लेती है और सबको इन्फॉर्म करती है। वो कहते हैं अगर हम पढ़ाई में अच्छे होते तो हम यहाँ नहीं होते। एक लड़की सभी से स्टडी करने के लिए कहती है। अगले दिन एक लड़की फांग शुए से कहती है हमारे एवरेज मार्क्स 500 से ज्यादा हो सकते हैं अगर वेलाई हमारी क्लास ज्वाइन कर ले, क्योंकि वो स्कूल का टॉप स्टूडेंट है। फांग शुए जवाब देती है ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। अगले सीन में फांग शुए वेलाई के पास जाती है, उसे ऑरेंजेस देती है और रिक्वेस्ट करती है हमारी क्लास ज्वाइन कर लो। वो उसकी बात सुने बिना चला जाता है। एक लड़का फांग शुए को एडवाइस देता है अगर तुम उसे थोड़ा और परसुएट करोगी तो वो मान जाएगा। वो खुद वेलाई पर नजर रखता है। वो वेलाई को इंसेक्ट्स कलेक्ट करते हुए देखता है और फांग शुए को बताता है तुम्हें उसके लिए इंसेक्ट्स गैदर करने चाहिए, तब वो मान जाएगा। फांग शुए बहुत सारे इंसेक्ट्स कलेक्ट करती है और उन्हें उसकी सीट पर रखने के लिए वेलाई की क्लास में जाती है। बॉक्स गलती से गिर जाता है और इंसेक्ट्स हर जगह फैल जाते हैं। पूरी क्लास पैनिक करने लगती है। इंसेक्ट्स कलेक्ट करते समय वो वेलाई के सामान से टकरा जाती है और वो टूट जाता है। वेलाई जो वहां पहुंच चुका था उसे क्लास से जाने के लिए कहता है। फांग शुए उससे कहती है मैं तुम्हें इसका कॉम्पेंसेट कर दूंगी। वो जवाब देता है नहीं, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। वो एक्सप्लेन करती है हमारी क्लास को अच्छे मार्क्स की जरूरत है, अगर तुम हमारी क्लास ज्वाइन करोगे तो हमारा एवरेज इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन वेलाई साफ मना कर देता है और चला जाता है। अगले सीन में वेलाई प्लेग्राउंड में अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा होता है। अचानक दूसरे स्टूडेंट्स आते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं, ये कहते हुए ये हमारी जगह है। फांग शुए वहां से गुजर रही होती है और वेलाई को बुली होते देख बॉल उठाकर दूसरे लड़के के सिर पर मारती है, ये कहते हुए मैं किसी को बुली होते हुए नहीं देख सकती। अब उसके ग्रैंडपा को स्कूल बुलाया जाता है और फांग शुए की कंप्लेंट दर्ज की जाती है। फांग शुए चुपचाप खड़ी रहती है। वो वेलाई के बारे में कुछ नहीं कहती और सारा ब्लेम खुद पर ले लेती है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया, तुम्हारे प्लान्स क्या है। फांग शुए कहती है मुझे स्टडी नहीं करनी। वो पूछते हैं तुमने पहले क्यों नहीं बताया। वो जवाब देती है मुझे डैड से डर लग रहा था कि वो मुझे मारेंगे। ग्रैंडपा कहते हैं मैं उसे हैंडल कर लूंगा, लेकिन सोचो कि पढ़ाई छोड़ने के बाद तुम जॉब कैसे मैनेज करोगी। बाद में टीचर फांग शुए से बात करते हैं और कहते हैं अगर तुम स्कूल छोड़ दोगी तो क्लास का एवरेज नीचे चला जाएगा। वो जवाब देती है ठीक है, तो मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन उनका टेस्ट होता है। सभी स्टूडेंट्स क्लास में डिसअपॉइंटेड बैठे होते हैं। उसी मोमेंट वेलाई आता है और कहता है मैंने इस क्लास में ट्रांसफर ले लिया है, इसलिए मैं भी टेस्ट दूंगा। टेस्ट के बाद फांग शुए वेलाई को थैंक यू कहती है। जब टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं तो एवरेज स्कोर आधा पॉइंट कम होता है। टीचर प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करते हैं ये सिर्फ आधे पॉइंट की बात है, स्टूडेंट्स को यहीं पढ़ने दीजिए। लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं रूल्स सबके लिए इक्वल हैं और अब उन्हें स्कूल छोड़ना होगा। इस बीच पूरी क्लास दूसरे कैंपस जाने के लिए बस में बैठ चुकी होती है और बस चलने लगती है। उसी मोमेंट टीचर आते हैं, बस रोकते हैं और कहते हैं तुम सबको जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं स्टडी कर सकते हो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अगले सीन में टीचर उन्हें बताते हैं तुम्हारी यूनिफॉर्म्स आ गई हैं तो उन्हें चेक कर लो।
यूनिफॉर्म्स के बारे में सुनकर सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है। फेंग शुए कहती है, मैं अपने फेवरेट स्टार का एल्बम लेने जरूर जाऊंगी। उसकी फ्रेंड पूछती है, कैसे? वो जवाब देती है, दीवार फांदकर। अगले सीन में वेलाई को क्लास में उसके पेरेंट्स का कॉल आता है। हम तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पास हैं, हम तुमसे मिलने आ रहे हैं। वेलाई जवाब देता है, मैं आपसे मिलने आऊंगा, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को अपने रीएडमिशन के बारे में नहीं बताया था। क्लास के बाद फेंग शुए एल्बम लेने के लिए निकलती है। जब वो दीवार के पास पहुंचती है तो वेलाई भी वहां होता है। वो भी अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए दीवार फांदने वाला था। फेंग शुए कहती है, तुम ये पहली बार कर रहे हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं होगा कि कैसे करना है। मैं तुम्हें सिखाऊंगी। लेकिन उसके सिखाने से पहले ही वेलाई दीवार फांदकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। हालांकि जब फेंग शुए कूदती है तो उसकी जैकेट अटक जाती है और वो दीवार पर लटकी रह जाती है। वो वेलाई से हेल्प मांगती है, लेकिन वो उसकी बात सुने बिना चला जाता है। एक गार्ड उसे देख लेता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसी मोमेंट उसकी जैकेट फट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। बाद में टीचर फेंग शुए से बात करते हैं और कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रही थी? फिर वो उसे 5000 वर्ड का अपॉलॉजी लेटर लिखने के लिए कहते हैं। फिर वो पूछते हैं, तुम्हारे साथ वो लड़का कौन था? वो जवाब नहीं देती। गार्ड आता है और बताता है, वो वेलाई था, जिससे टीचर शॉक हो जाते हैं। क्लास में फेंग शुए अपनी लेग फैलाकर बैठी होती है। वेलाई पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? वो जवाब देती है, तुम्हारे जाने के बाद मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई। वेलाई को टीचर का मैसेज आता है। वो टीचर के पास जाता है और फेंग शुए उसके पीछे जाती है। उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी? टीचर वेलाई को 500 वर्ड का अपॉलॉजी लेटर लिखने के लिए कहते हैं। अगले सीन में वेलाई और फेंग शुए किसी बात पर आर्ग्यू कर रहे होते हैं। वो एक दूसरे को टच करते हैं और दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। वेलाई अपना हाथ फेंग शुए के सिर के नीचे रखता है ताकि उसे और चोट न लगे। फिर वो अपना काम करने चला जाता है। अगले सीन में वेलाई अपने फ्रेंड की दी हुई बुक्स देख रहा होता है। गलती से उसमें एक अडल्ट बुक होती है, तो वो उसे छिपा देता है क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स भी आ चुके होते हैं। अगले दिन फेंग शुए की क्लीनिंग ड्यूटी होती है। वो बुक देखती है और कहती है, ये किस तरह की बुक्स पढ़ता है? उसी मोमेंट वेलाई आ जाता है। फेंग शुए कहती है, क्या तुम ये बुक ढूंढ रहे थे? क्या तुम ऐसी बुक्स पढ़ते हो? वो जवाब देता है, ये मेरी नहीं है, ये गलती से आ गई। वो कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता है, अगर तुम्हें यह पसंद है तो तुम इसे रख सकती हो। अब एक स्टूडेंट ये पूरी कॉन्वर्सेशन सुन लेता है और सबको बता देता है, फेंग शुए ऐसी बुक्स पढ़ती है। फेंग शुए कहती है, ये मेरी बुक नहीं है, लेकिन कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता। एक फाइट शुरू हो जाती है और प्रिंसिपल आ जाती है, जो उनसे बुक ले लेती हैं और उन्हें ऑफिस में बुलाती हैं। वो वेलाई को जाने के लिए कहती हैं और फेंग शुए से सवाल करती हैं, क्या तुम ऐसी बुक्स पढ़ती हो? अब फेंग शुए की फ्रेंड उसे बताती है, मैंने प्रिंसिपल को बताया कि फेंग शुए ऐसी बुक्स पढ़ती है और मैंने तुम्हें बचा लिया। वेलाई ऑफिस जाता है जहां फेंग शुए प्रिंसिपल को बता रही होती है, ये बुक मेरी नहीं है। उसी मोमेंट वेलाई कहता है, वो बुक मेरी है, मेरा मतलब है मेरे फ्रेंड की है। मैंने बस से बुक्स मंगाई थी और ये बुक गलती से आ गई। टीचर वेलाई को वार्न करते हैं, अगली बार ऐसी बुक्स मत लाना, और उन्हें जाने देते हैं। अगले सीन में फेंग शुए 5000 वर्ड का अपॉलॉजी लेटर लिख रही होती है जब वेलाई आता है। वो उसे थैंक यू कहती है, लेकिन वो कहता है, मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो बुक मेरी ही थी। फिर वो कहता है, हमें अपने लिए लड़ना पड़ा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। अगले दिन असेंबली में फेंग शुए अपॉलॉजी लेटर पढ़ती है। उसके बाद वो एक लंबा लेक्चर देती है। इस स्कूल में कोई जस्टिस नहीं है। एक स्टूडेंट को 500 वर्ड्स लिखने के लिए कहा गया और मुझे 5000 वर्ड्स लिखने के लिए कहा गया। उसकी स्पीच सुनकर सभी स्टूडेंट्स क्लैप करते हैं और वेलाई खुश होता है कि उसने अपने लिए स्टैंड लिया। अगले सीन में टीचर उनकी क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट बदल देते हैं, तो फेंग शुए और वेलाई को आगे और पीछे सीट्स मिलती हैं। अगले सीन में फेंग शुए ग्राउंड साफ कर रही होती है और वो देखती है कि गार्ड्स उसका वीडियो देख रहे हैं जब वो दीवार फांदते समय अटक गई थी। अब वो देखती है कि वेलाई उसके लिए एक लेटर लाता है। वो क्लास में जाती है और वेलाई से कहती है, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम उस दिन मेरी हेल्प करने के लिए लेटर लाए थे? वो जवाब देता है, मुझे लगा तुम मुझ पर बिलीव नहीं करोगी। उसी मोमेंट एक स्टूडेंट आता है और उन्हें बताता है, एग्जाम में कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अगले सीन में एक क्लासमेट फेंग शुए के पास नोट्स लाता है और कहता है, अगर हम इन्हें पढ़ेंगे तो हम पास हो जाएंगे। वे दोनों नोट्स कॉपी करवाने जाते हैं, लेकिन वर्कर उन्हें खुद नोट्स कॉपी करने के लिए कहता है। कॉपी करते समय उसे अगले दिन का एग्जाम पेपर मिल जाता है। वो नर्वस हो जाता है, इधर उधर देखता है और फेंग शुए को एग्जाम पेपर मिलने के बारे में बताने के लिए बाहर ले जाता है। फेंग शुए गुस्सा हो जाती है, तुम इसे क्यों लाए? वो कहता है, हमारा एग्जाम अच्छा जाएगा। वो चले जाते हैं, लेकिन कोई उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। अगले दिन वो क्लासमेट फेंग शुए को लाइब्रेरी में ढूंढता है और उसे एग्जाम पेपर सॉल्व करने के लिए कहता है, लेकिन फेंग शुए को उसे सॉल्व करना नहीं आता। वे वेलाई से हेल्प लेने का सोचते हैं। क्लासमेट वेलाई से बात करता है, अगर तुम हमें पढ़ाओगे तो तुम अपना बेड खुद चूज कर सकते हो। वो मान जाता है। अगले दिन क्लासमेट फेंग शुए को बताता है, वेलाई मान गया है
इसलिए तुम्हें उससे अच्छे से सीखना चाहिए। अब वे लाई फैंग शुए को एक्सप्लेन कर रहा होता है। अगले दिन जब क्लास में पेपर दिया जाता है तो वे लाई शॉक्ड हो जाता है। ये तो वही पेपर है जो फैंग शुए ने सेव किया था। वो खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरा पेपर चेंज कर दीजिए क्योंकि मुझे ये पूरी तरह से आता है। फैंग शुए भी यही कहती है, लेकिन टीचर उन्हें डांटते हैं। अब एग्जाम हो रहा होता है और प्रिंसिपल आकर फैंग शुए और उसके क्लासमेट को सर्च करती हैं। उन्हें पेपर मिल जाता है, इसलिए उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है क्योंकि उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। क्लासमेट वे लाई से फाइट करने लगता है। तुमने ही प्रिंसिपल को बताया होगा। प्रिंसिपल आती हैं और उन्हें अलग करती हैं। अगले सीन में फैंग शुए वे लाई के पास आती हैं और कहती हैं, मैंने सुना कि उसने तुम्हें मारा। वो जवाब देता है, उसने मुझे नहीं मारा, हम दोनों की फाइट हुई थी और मुझे चोट लग गई। फैंग शुए उसकी इंजरी पर आइस पैक लगाना शुरू कर देती है और अपोलोजाइज करती है। हमने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया। वो कहता है, तुम दोनों के यहाँ रहने का कोई चांस नहीं है। वो जवाब देती है, शायद अब कोई चांस नहीं है। अब टीचर प्रिंसिपल से पूछते हैं, उन्हें एक चांस दीजिए। वो जवाब देती हैं, जब तक रियल प्रिंसिपल नहीं आ जाते मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकती। टीचर कहते हैं, अगले वीक पेपर्स हैं, वो दोनों वो पेपर्स दे सकते हैं। प्रिंसिपल मान जाती हैं। पेपर के दिन फैंग शुए का क्लासमेट अपनी और उसकी सीट बाहर ले आता है और वहां वो खुद को प्रूव करने के लिए पेपर देते हैं। अब मेन प्रिंसिपल भी आ जाते हैं और उन्हें धूप में पेपर देते हुए देखते हैं। धूप में पेपर देने की वजह से वो दोनों फेंट हो जाते हैं। प्रिंसिपल पिछली प्रिंसिपल से पूछती हैं, बच्चे धूप में पेपर क्यों देते हैं? वो उन्हें पूरी स्टोरी बताती हैं। प्रिंसिपल कहती हैं, उन्हें स्कूल से नहीं निकाला जाएगा क्योंकि उन्होंने खुद को प्रूव कर दिया है। जब फैंग शुए को होश आता है तो वो मेडिकल रूम में होती है। वो वे लाई से अपने पेपर के बारे में पूछती है और वो उसे बताता है, तुम पास हो गई हो और तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला जा रहा है। वो खुश हो जाती है। इसके बाद वे लाई उसे सनस्ट्रोक की मेडिसिन देता है और खुद भी लेता है। वो पूछती है, तुम इसे क्यों ले रहे हो? वो जवाब देता है, मुझे भी सनस्ट्रोक हो गया था इसीलिए। अब कुछ क्यूट सीन्स दिखाए जाते हैं। अगले सीन में वे लाई और फैंग शुए को दिखाया जाता है। वो उससे पूछती है, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? वो जवाब देता है, तुम मेरे लिए हॉट मिल्क टी की तरह हो जिसे हाथों में पकड़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन फैंग शुए चौंक कर उठ जाती है। इसका मतलब ये उसका ड्रीम था। इसके बाद वो सब एक्सरसाइज ग्राउंड पर चल रहे होते हैं। उनकी पीठ पर पेपर चिपके होते हैं और वो दौड़ रहे होते हैं। वे लाई फैंग शुए की पीठ पर एक पेपर चिपकाने की कोशिश करता है। वो कहती है, तुमने मुझे क्यों मारा? वो आर्ग्यू करते हैं और वे लाई गिर जाता है। उसके पीछे के सभी बच्चे भी गिर जाते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल टीचर को एडवाइस देती हैं, तुम्हें क्लास में एक मॉनिटर अपॉइंट करना चाहिए। वो एक ड्रॉ के बारे में बात करती हैं जिसमें जिस क्लास का नाम आएगा वो वीडियो शूटिंग करेगी। टीचर क्लास में आते हैं और मॉनिटर चुनने की बात करते हैं। वो जिसे भी मॉनिटर बनने के लिए कहती हैं वो मना कर देता है। अब फैंग शुए कहती है, क्या मैं मॉनिटर बन सकती हूँ? वो उसे मॉनिटर बना देती हैं। अगले सीन में वो ऑफिस जाती है और टीचर से पूछती है, क्या मैं सच में मॉनिटर बन सकती हूँ? टीचर कहते हैं, हाँ। वो उसे वीडियो शूटिंग के ड्रॉ के बारे में बताते हैं। ड्रॉ में फैंग शुए का नाम आता है तो वो क्लास में जाकर सबको वीडियो शूटिंग के बारे में बताती है। अगले दिन टीचर उन्हें वीडियो शूटिंग के बारे में सूचित करते हैं और तैयार रहने के लिए कहते हैं क्योंकि कैमरों की वजह से गर्मी हो सकती है। उनकी शूटिंग दिखाई जाती है। जैसे ही वो कंप्लीट होती है वहां बहुत गर्मी हो जाती है। स्टूडेंट्स नहाने के बारे में सोचते हैं लेकिन ये दूसरी क्लास के नहाने का टाइम होता है। उसी मोमेंट एक व्यक्ति उनके लिए खाना लाता है, ये कहते हुए कि कैंटीन बंद है, अब तुम सबको यही खाना होगा गर्मी की वजह से। वो उस क्लास के मॉनिटर से पूछते हैं, हमारी शूटिंग थी तो हमें नहाने दो, लेकिन वो नहीं मानती। फैंग शुए को एक आइडिया आता है। वो पूरी क्लास के लिए एक आइसक्रीम शेक खरीदती है। बिल ज्यादा होता है तो वे लाई आकर उसे पे कर देता है। वो इसे पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करती है लेकिन उसके लिए कुछ नहीं बचता। वो कहती है, कोई बात नहीं। पूरी क्लास उसे पीती है और उसके बाद फैंग शुए को छोड़कर सभी बीमार महसूस करते हैं। एक स्टूडेंट कहता है, ये उसकी वजह से हुआ है। वे लाई बहुत बीमार महसूस करता है और अपनी चेयर से गिर जाता है। उसे मेडिकल रूम ले जाया जाता है। जब उसे होश आता है तो फैंग शुए कहती है, तुम्हें ये आइसक्रीम शेक पीना चाहिए। वो पूछता है, क्या तुमने ये पिया? वो कहती है, हाँ, मेरी पूरी क्लास ने इसे पिया। अब वे लाई को बताया जाता है सभी स्टूडेंट्स इसके लिए फैंग शुए को ब्लेम कर रहे हैं। वो वहां जाता है और कहता है, मेरी बीमारी उसकी वजह से नहीं है, ये उस खाने की वजह से है जो स्कूल ने हमें दिया था। अब फैंग शुए अपनी चेयर पर बैठकर रो रही होती है। वे लाई उसे देखकर बहुत सैड फील करता है। अगले सीन में टीचर सभी से अपोलोजाइज करते हैं। अब वे लाई फैंग शुए से पूछता है, क्या तुम अभी भी क्लास मॉनिटर रहोगी? वो कहती है, हाँ। फिर वो कहती है, टीचर ने कहा कि हमारी शूटिंग टीवी पर आने वाली है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स खुद को टीवी पर देखकर खुश होते हैं। फैंग शुए वे लाई से कहती है, तुम टीवी पर बहुत हैंडसम लग रहे हो। उसी मोमेंट टीचर फैंग शुए को बाहर बुलाते हैं और कहते हैं, तुम वे लाई के बहुत क्लोज आ गई हो। फैंग शुए जवाब देती है, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर कहते हैं, अगर है भी तो ये तुम्हारी स्टडीज के लिए अच्छा है।
अगले दिन टीचर सभी स्टूडेंट्स की पेयरिंग कर देते हैं, एक ब्राइट स्टूडेंट और एक वीक स्टूडेंट, ताकि तुम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सको। टीचर कहते हैं जो 1100 से ऊपर मार्क्स लाएंगे मैं उन्हें एक गिफ्ट दूंगा। अब फेंग शुए की पेयरिंग वेलाई के साथ होती है। वेलाई कहता है हमें 1100 से ऊपर मार्क्स लाने हैं, लेकिन फेंग शुए वॉलनट्स खाने पर फोकस्ड होती है। वो कल लाइब्रेरी में स्टडी करने की बात करता है। अगले दिन फेंग शुए लाइब्रेरी में लेट आती है और स्टडी करने के बजाय वो बहुत घूम रही होती है। वेलाई उसे ठीक से बैठने के लिए कहता है। वो उससे पूछता है तुमने ये कैसे सॉल्व किया? वो कहती है मैंने बस गेस किया। वो कहता है टेस्ट में क्या होगा? वो कहती है शायद तब मेरे और गेसेस सही हो जाएंगे। अगले सीन में वो स्टडी मटेरियल लेने के लिए मार्केट जाते हैं। फेंग शुए वेलाई को प्यार से देखती है, लेकिन जब वो उसे देखता है तो वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है। जब वो लौट रहे होते हैं, फेंग शुए एक बुक स्टॉल पर रुकती है और बुक्स देखने लगती है जो किड स्टोरीज होती हैं। अब वेलाई भी उसके साथ देख रहा होता है। अचानक वो फेंग शुए को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स की कार आते हुए देख ली थी। अब वो उसके पेरेंट्स के सामने दिखाए जाते हैं। वेलाई उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहता है। फेंग शुए स्टडी का एक्सक्यूज बनाती है और वेलाई के साथ चली जाती है। वो कहती है तुम बहुत ब्रेव हो जो अपने पेरेंट्स से ये छिपा रहे हो, मैं कभी नहीं छिपा सकती। अब वो वेलाई को थैंक यू कहती है, तुमने मेरी हेल्प की। वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। तभी वेलाई की आंट आती हैं। वो कहती हैं मैं ये तुम्हारे डैड से ज्यादा देर तक नहीं छिपा सकती, तुम्हें अपने डैड को बता देना चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि आंट को वेलाई के बारे में सब कुछ पता है, और ये भी कि उसके डैड के साथ उसके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। अगले सीन में एक लड़की वेलाई से पूछती है क्या फेंग शुए तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो मना कर देता है। वो कहती है उससे दूर रहो, वो बैड लक है। वेलाई उसे इग्नोर करता है और चला जाता है। इसके बाद वेलाई की फैन गर्ल्स वॉशरूम में फेंग शुए पर पानी डाल देती हैं और उससे फाइट करने लगती हैं। अब फेंग शुए इस वजह से लाइब्रेरी नहीं जा पाती, तो वेलाई अकेले स्टडी करता है और उससे पूछने आता है। वो कहती है तुम्हारी फैन गर्ल्स ने मुझ पर पानी डाला। वो कहता है मैंने नोट्स बनाए हैं, तुम्हें उन्हें पढ़ना चाहिए। वो कहती है मुझसे दूर रहो, वरना कोई और मुझ पर पानी डाल सकता है। वो कहता है ये सब तुम्हारे स्टडी न करने के एक्सक्यूजेस हैं, वरना तुम हमेशा गू शांग के साथ घूमती रहती हो। इसका मतलब वेलाई गू शांग से जेलस था। वो कहती है वो मेरा फ्रेंड है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो आर्ग्यू करने लगते हैं। फेंग शुए उसके साथ एक बेट लगाती है, मैं इस टेस्ट में तुम्हारी हेल्प के बिना तुमसे 15 मार्क्स ज्यादा लाऊंगी, और अगर मेरे मार्क्स ज्यादा है तो तुम पूरी क्लास के सामने मुझसे अपोलोजाइज करोगे। इसके बाद फेंग शुए बहुत ध्यान से स्टडी करना शुरू कर देती है। वेलाई फेंग शुए के बारे में सोचता रहता है और उसे हर जगह देखने लगता है, ये कहते हुए आई लव यू। अब वो फेंग शुए को एक नोट लिखता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है। जब वो बाहर आती है तो वो कहता है मैं यहाँ सिर्फ स्टडी करने के लिए हूँ, मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना चाहता। वो कहती है क्या तुम पागल हो, और चली जाती है। अगले सीन में वेलाई कहता है चलो इस बेट को खत्म करते हैं, लेकिन वो कहती है नहीं, अब पूरी क्लास इस बेट में इन्वॉल्व हो गई है। अगले दिन जब वो क्लास में जाती है तो उसे अपनी बुक्स में नोट्स मिलते हैं जो उसे बहुत पसंद आते हैं। वो सोचती है कि उसके फ्रेंड ने उन्हें वहां रखा है। उन नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ने की वजह से फेंग शुए टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर करती है। वो अपने फ्रेंड से कहती है ये तुम्हारे नोट्स की वजह से हुआ। उसका फ्रेंड कहता है लेकिन मैंने तुम्हें कोई नोट्स नहीं दिए। अब वो नोट्स की हैंडराइटिंग चेक करती है और पता लगाती है कि वो वेलाई के हैं। क्लास में सब वेलाई से कहते हैं तुम्हें फेंग शुए से अपोलोजाइज करना चाहिए, लेकिन फेंग शुए कहती है अपोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो वेलाई को थैंक यू कहती है, ये मार्क्स तुम्हारे नोट्स की वजह से हैं। वेलाई थैंक्स एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन में टीचर उन्हें एडवांस क्लासेस के बारे में बताते हैं और जिन स्टूडेंट्स के नाम बोर्ड पर हैं वो ये क्लासेस ले सकते हैं। अगले दिन टीचर फेंग शुए को मल्टीमीडिया क्लास से कुछ पेपर्स लाने के लिए कहते हैं। वेलाई को उस रूम से एक ट्रॉफी पकड़े हुए इमेजिन करते हुए दिखाया जाता है, ये सोचते हुए कि ये उसे दी गई है, और कैमरा के सामने स्पीच देना शुरू कर देता है। मैं यहाँ अपनी मॉम की वजह से आया। वो ऐसे एक्ट करता है जैसे उसके सामने एक बड़ी ऑडियंस हो। अब फेंग शुए उसे ऐसा करते हुए देखती है और स्माइल करती है। पेपर्स उठाते समय कुछ बुक्स गलती से गिर जाती हैं और एक बटन दब जाता है, जिससे वेलाई का ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है। सभी बच्चे उसे अपने टीवीज पर देखते हैं और स्माइल करते हैं। जब वेलाई लौटता है तो वो बहुत पॉपुलर हो चुका होता है। जब वो क्लास में आता है तो सभी स्टूडेंट्स उसके लिए क्लैप करते हैं और उसे बताते हैं तुम्हारा वीडियो लाइव हो गया था। अब हॉस्टल में लोग भी वेलाई के बारे में बात कर रहे होते हैं। फेंग शुए लड़कियों को वेलाई के बारे में बात करते हुए सुनती है। वो वेलाई के पास जाती है और उसे बताती है ये मेरी वजह से हुआ है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले दिन वेलाई को यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जो केमिस्ट्री में अच्छे हैं उन्हें एडमिशन मिल सकता है। वो कॉल पर अपने फ्रेंड से बात करता है, ये रूल पहले नहीं था, मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है। फेंग शुए ये सब सुन लेती है। अगले दिन वो एडवांस क्लासेस लेने जाते हैं। टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रही होती हैं। वो वेलाई से क्वेश्चन पूछती हैं जिसका जवाब उसे नहीं पता होता। क्लास उसका मजाक उड़ाती है।
अब एक स्टूडेंट वेलाई को चैलेंज करता है, मुझसे ज्यादा मार्क्स लाके दिखाओ। वेलाई चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद उनका कंपटीशन हो रहा होता है और दोनों बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। अब वेलाई को जवाब नहीं पता होता। उसी मोमेंट गूशंग पूरे स्कूल की लाइट्स बंद कर देता है, जिससे कंपटीशन खत्म हो जाता है। अगले दिन प्रिंसिपल कहते हैं, कल किसी ने जानबूझकर लाइट्स बंद की थी, तो जिसने भी ये किया है कन्फेस कर लो, वरना हम पता लगा लेंगे। अब गूशंग कहता है, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि ये मेरी वजह से हुआ था। अगले दिन टीचर उसे बताते हैं, तुम्हारे मार्क्स कम है, इसलिए तुम एडवांस क्लास अटेंड नहीं कर सकते। जब वो जा रहा होता है तो उसका क्लास टीचर ये सुन लेता है और उसके पीछे जाता है। पूछता है, तुम्हें केमिस्ट्री समझ नहीं आती? वो जवाब नहीं दे पाता। टीचर कहते हैं, देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो बहुत से बच्चों से पूछता है, तुम्हारा ड्रीम क्या है? ज्यादातर बच्चों के कोई ड्रीम्स नहीं होते। इसके बाद टीचर उसे बताते हैं, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारा एक ड्रीम है। फिर वो उसे स्कूल की न्यूज एजेंसी में जाने के लिए कहते हैं, वहां तुम अपने ड्रीम के बारे में बात कर सकते हो। इसके बाद वेलाई का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसे सभी बच्चे अपने टीवीज पर देखते हैं। वो कहता है, मैं यहाँ अपनी मॉम की वे उसे बहुत ध्यान से सुनती है। उसकी फ्रेंड पूछती है, क्या तुम्हारे मन में वेलाई के लिए फीलिंग्स हैं? वो कहती है, अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है। अगले सीन में स्कूल में कैमरास इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, जो सभी स्टूडेंट्स पर मॉनिटर करते हैं। अब एक गार्ड प्रिंसिपल को फोन पर इन्फॉर्म करता है, एक लड़की लव लेटर लिख रही है। प्रिंसिपल गार्ड को उस लड़की पर चेक रखने के लिए कहती है। उन्हें पता चलता है कि वो टैंग टियान है। प्रिंसिपल जल्दी से क्लास में जाती हैं और टैंग टियान से कहती हैं, सीधी खड़ी हो जाओ और जो लेटर तुम लिख रही हो वो मुझे दो। वो कहती है, मैं कोई लव लेटर नहीं लिख रही हूँ। प्रिंसिपल कहती हैं, तुम्हारे पीछे लगे कैमरा ने हमें सब कुछ बता दिया है। वो उसके कोट से लव लेटर निकालती हैं, जिससे पूरी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट होती है। इसके बाद वो रोते हुए चली जाती है और खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है। फेंग शुए कहती है, रोना बंद करो और दरवाजा खोलो, लेकिन वो रोती रहती है। फेंग शुए प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है, मैं कंप्लेन करना चाहती हूँ कि ये कैमरास हमारी प्राइवेसी इन्वेड कर रहे हैं। प्रिंसिपल उसकी बात नहीं सुनती है, तो वो एक बैनर बनाती है जिस पर लिखा होता है, हम इस सिस्टम के अगेंस्ट हैं। वो उसे बोर्ड पर लगाती है और साइन करती है। अपने क्लासमेट से भी साइन करने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी साइन करने के लिए तैयार नहीं होता। अचानक चेंग जिंग खड़ी होती है और फिर गू शांग भी आकर साइन करता है। अब प्रिंसिपल फेंग शुए को डांटती है। अगले सीन में फेंग शुए हॉस्टल में सोच रही होती है, जब उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो कहती है, अब कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा। अगले दिन वो क्लास में जाकर सबको बताती है। वो अपना कोट उतार देती है। इसके बाद वे लाई और दो और लड़के भी अपने कोट्स उतार देते हैं। अब पूरी क्लास अपने कोट्स उतार देती है, सिवाय टैंग टियान के, जिसे ये सही नहीं लगता, क्योंकि लव लेटर लिखने के लिए उसकी इंसल्ट हुई थी। इसके बाद वो असेंबली में जाते हैं। सब उन्हें देख रहे होते हैं। प्रिंसिपल भी उन्हें खिड़की से देखती हैं और उन्हें डांटना शुरू कर देती हैं। कुछ लोग अपने यूनिफॉर्म्स वापस पहनने चले जाते हैं। प्रिंसिपल वेलाई से पूछती हैं, तुम वापस क्यों नहीं गए? वो कहता है, मैं जो सही है उसके साथ खड़ा हूं और उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अब टीचर उन्हें ग्राउंड के लैब्स लगवाकर पनिश करते हैं। वे दौड़ रहे होते हैं, जबकि पूरा स्कूल उन्हें देख रहा होता है और फंगशू सबको चीयर करती है। जब वो रूम में लौटते हैं तो दूसरी क्लास की लड़कियां फंगशू से कहती हैं, हम तुम्हें ज्वाइन करना चाहती हैं क्योंकि हम भी इसके अगेंस्ट हैं। रूम में आने के बाद फंगशू सबको बताती है, दूसरी क्लास भी हमारा कैंपेन ज्वाइन करना चाहती है। लेकिन तंग तियान फंग शुए पर गुस्सा हो जाती है और उसे सब कुछ रोकने के लिए कहती है। अगले सीन में वेलाई अपना कोट लेने आता है और फंग शुए को बाहर बैठा हुआ देखता है। बारिश भी हो रही होती है। वो उसे अपना कोट देता है और कहता है, मैंने सुना तुमने कैंपेन रोक दिया। फंग शुए उसे थैंक यू कहती है। वो कहता है, कोई बात नहीं, कल मुझे वापस कर देना। वो कहती है, मैं तुम्हें प्रिंसिपल के सामने हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू कह रही हूँ। अगले दिन उनका क्लास टीचर आता है और उनसे सब कुछ पूछने के बाद कैमरास हटाना शुरू कर देता है। उसी मोमेंट प्रिंसिपल आती हैं और पूछती हैं, तुम क्या कर रहे हो? वो नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद पूरी क्लास ऑफिस के बाहर खड़ी हो जाती है। टीचर बाहर आते हैं और वो पूछते हैं, क्या आपका ट्रांसफर नहीं हुआ? वो कहते हैं, मैं ठीक हूँ और मैंने तुम्हारी कैमरा इशू सॉल्व कर दी है। अगले दिन प्रिंसिपल सबको बताती हैं, हम कैमरास नहीं हटाएंगे, लेकिन हम तुम्हारी प्राइवेसी इंश्योर करेंगे और टीचर को कैमरा तोड़ने के लिए सबसे अपोलोजाइज करना होगा। अब टीचर सबसे अपोलोजाइज करते हैं। वो नर्वसली क्लास में एंटर करते हैं, लेकिन जैसे ही वो एंटर करते हैं पूरी क्लास खड़ी हो जाती है और तालियों से उनका वेलकम करती है। वो अपनी क्लास से मिले प्यार को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं, मुझे यहाँ एक अनाउंसमेंट करनी है। सभी स्टूडेंट्स वरीड हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये एक पेरेंट टीचर मीटिंग पार्टी है। अब ये मीटिंग संडे को थी। फंग शुए अपने डैड को कॉल करती है और कहती है, पेरेंट्स मीटिंग है तो ग्रैंडपा को भेज देना। वो कहते हैं, वो हमेशा आते हैं, इस बार मैं आऊंगा और तुम्हारे लिए फिश लाऊंगा। अब वेलाई भी अपनी आंट को कॉल करता है और उन्हें मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म करता है। वो कहती हैं, मैं आऊंगी और तुम्हारे डैड को नहीं बताऊंगी। वो कहता है, ठीक है। मीटिंग में फंग शुए के डैड फिश लाते हैं।
लेकिन गार्ड उन्हें अंदर लाने की परमिशन नहीं देता। अब वेलाई की आंट आती हैं और उन्हें फिश अपनी कार में रखने के लिए कहती हैं। फंग शू अपने डैड को वेलाई की आंट के साथ आते हुए देखती है। मीटिंग में फंग शुए के डैड उसके इम्प्रूवमेंट की कमी के बारे में बात करते हैं, जो फंग शुए को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो हॉस्टल जाती है जहां चेंग जिंग उसे कहती है, मेरे साथ मार्केट चलो। अब फंग शुए पैड्स ले रही होती है और वो वेलाई को अंडरवियर देखते हुए देखती है। वो दोनों एम्बेरेस्ड हो जाते हैं। वापस जाते समय वो उससे पूछता है, तुम मार्केट क्यों आई? तुम तो मॉनिटर हो। वो कहती है, मैं डैड की वजह से आई, वो स्टूपिड हरकतें कर रहे थे। वेलाई कहता है, कम से कम तुम्हारा डैड तुम्हें हंसाते तो हैं। वो कहती है, तुम्हारे डैड तुमसे ठीक से बात नहीं करते। वो कहता है, वो सीरियस रहते हैं। अगले सीन में जब फैंग शुए अपने फ्रेंड्स के साथ रूम में लौटती है तो उसे रूम बहुत साफ मिलता है और उसे रियलाइज होता है कि उसके डैड आए थे और उन्होंने रूम साफ किया था। उन्होंने उसके लिए एक नोट भी छोड़ा था जिसमें लिखा था, तुम बेस्ट हो और तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब उसे अपनी गलती रियलाइज होती है। अगले सीन में टीचर उन्हें एनुअल फंक्शन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है वो उन्हें इन्फॉर्म कर सकता है। अब चश्मिश पार्टिसिपेट करना चाहता था लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। ब्रेक टाइम में वो सैड होकर बाहर बैठता है और फैंग शुए उससे पूछती है, क्या हुआ? वो कहता है, मैं भी डांसिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। फैंग शुए उसकी हेल्प करने की ऑफर देती है। अब वो फॉर्म भरने जाते हैं और ग्रुप परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। फैंग शुए, गू शेंग और एक और चबी लड़के को डांसिंग के लिए तैयार करती है। अब वो डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जब एक लड़का उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। अब वो लड़का पूरी क्लास को वीडियो दिखाता है और चूंकि वो चश्मिश का डेस्कमेट होता है वो उसकी डायरी भी छिप कर पढ़ता है। इसके बाद वो चश्मिश को बुली करता है। फैंग शुए आकर उसे भगा देती है। वो उसे बताता है वो मुझे ये कहकर बुली कर रहा है कि वो मेरी डायरी सबको दिखा देगा। अब फैंग शुए उसे कंफर्ट करती है, कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन वो लड़का अभी भी चश्मिश को परेशान कर रहा होता है तो फैंग शुए कहती है, मैं सीट्स चेंज करना चाहती हूँ, तुम जाकर मेरी जगह बैठ जाओ। अब वो लड़का कहता है, सर ने ये पेयर्स बनाए हैं, मैं वहां जाकर नहीं बैठूंगा। अब वो टीचर के पास जाती है और सीट्स चेंज करने की बात करती है, लेकिन वो उससे रीजन पूछते हैं जो फैंग शुए बताना नहीं चाहती। अगले दिन प्रिंसिपल उनकी क्लास में आते हैं। वो स्टूडेंट से पूछते हैं, अगर किसी को कोई इशू है तो मुझे बताओ। अब फैंग शुए खड़ी होती है और कहती है, मैं सीट्स चेंज करना चाहती हूँ। वो रीजन पूछते हैं तो वो कहती है, वेलाई ने मेरी स्टडीज को इफेक्ट किया है, मुझे उस पर क्रश है, अगर मैं उसके साथ बैठूंगी तो मैं ठीक से स्टडी नहीं कर पाऊंगी। पूरी क्लास स्माइल करती है। अब वेलाई उसे बाहर ले जाता है और पूछता है, तुमने क्या कहा? तुम मुझे लाइक करती हो, लेकिन हम अभी इस बारे में नहीं सोच सकते। वो कहती है, ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूछता है, तो तुमने ऐसा क्यों कहा? वो कहती है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। अगले सीन में वो लड़का फिर से चश्मिश को परेशान कर रहा होता है तो चश्मिश उस पर एक बाल्टी पानी डाल देता है। अगले सीन में क्लासमेट्स फैंग शुए और वेलाई की सिचुएशन का मजाक उड़ाते हैं तो चश्मिश खड़ा होता है और फैंग शुए को सपोर्ट करता है। कहता है, उसने जो कुछ भी कहा मेरी वजह से कहा, क्योंकि मेरा डेस्कमेट मुझे बुली करता है, इसीलिए वो पेयर चेंज करना चाहती थी। मैंने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, लेकिन फैंग शुए ने मेरे लिए स्टैंड लिया। फिर वो अपोलोजाइज करता है और फैंग शुए को थैंक यू कहता है। अब टीचर चश्मिश को बताते हैं, हमने उस लड़के को एक्सपेल कर दिया है। इसके बाद उन्हें डांस के लिए ड्रेसेस लानी थी। टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं जब बारिश होने लगती है। अब वो चारों क्लास से छिपकर निकल जाते हैं। वे बारिश में दौड़ रहे होते हैं। वेलाई उन्हें खिड़की से देखता है और फैंग शुए को गिरते हुए देखता है। उसे ये अच्छा नहीं लगता। अगले दिन चश्मिश की मॉम आती हैं। वे ऑडिशन दे रहे होते हैं जब मॉम चश्मिश को डांस करते हुए देखती हैं और उसे बाहर ले जाकर स्लैप करती हैं। वो कहती हैं, ताइक्वांडो सीखने के बजाय तुम डांस सीख रहे हो। इसके बाद चश्मिश का पास दिखाया जाता है। उसकी मॉम ने उसे ताइक्वांडो सीखने भेजा था लेकिन उसे नहीं आता था। अब उसके साथ एक गर्ल्स डांस ग्रुप था तो उसने उनसे डांस सीख लिया। प्रेजेंट में मॉम कहती हैं, अब तुम डांस नहीं करोगे। वो बहुत सैड होकर बैठ जाता है। फैंग शुए आती है और वो उसे बताता है, मॉम ने मुझे डांस करने से मना कर दिया है, लेकिन फैंग शुए उसे मोटिवेट करती है और वो मान जाता है। इसके बाद गू शेन डांस करते समय इंजर हो जाता है तो उन्हें डांस करने के लिए किसी और की जरूरत होती है। वो डांस करती है लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। अब वो क्लास में सबसे पूछती है। वेलाई सोचता है वो मुझसे कब पूछेगी, लेकिन वो वीले से नहीं पूछती। अगले दिन मोटू फैंग शुए से कहता है, तुम्हें वीले से डांस करने के लिए पूछना चाहिए। वो कहती है, वो नहीं मानेगा। वो कहता है, उससे पूछो, वो मना नहीं करेगा। अब वो उससे पूछती है लेकिन वो मना कर देता है। रात में चेंग जिंग वीले से बात करती है। कहती है, गू शेंग अपनी इंजरी की वजह से डांस नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम डांस नहीं करोगे तो उसे करना पड़ेगा। अब वीले गू शेंग से कहता है, मैं तुम्हारी जगह डांस करूंगा। गू शेंग शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, क्या चेंग जिंग आई थी? वो कहता है, हाँ, और वो खुश हो जाता है ये रियलाइज करते हुए कि गू शेंग चेंग जिंग को लाइक करता है, फैंग शुए को नहीं।
इसके बाद वो सब प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन चश्मिश की मॉम प्रिंसिपल को कॉल करती हैं और उन्हें चश्मिश को डांस में परफॉर्म ना करने देने के लिए कहती हैं। इसके बाद फेंग शुए सैड खड़ी होती है। विलय आता है और उससे पूछता है, अब तुम लोग डांस नहीं करोगे? लेकिन विलय उसे कुछ ऐसा बताता है जिससे वो फिर से एक्साइटेड हो जाती है। फिर एनुअल फंक्शन दिखाया जाता है जहां फेंग शुए पहले एक पोएम पढ़ती है और उसके बाद वो डांस करते हैं, जो सबको बहुत पसंद आता है। चश्मिश अपनी मॉम को अपनी परफॉर्मेंस देखते हुए देखता है। वो इमोशनल हो जाती हैं। असल में फेंग शुए ने उन्हें इनवाइट किया था। इंटरव्यू में चश्मिश अपनी मॉम के बारे में बहुत कुछ कहता है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। इसके बाद विलय और फेंग शुए हॉल साफ कर रहे होते हैं। विलय उससे पूछता है, क्या तुम जानती हो मैंने डांस क्यों किया? वो पूछती है, क्यों? वो कहता है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और फिर वो चला जाता है। अगले सीन में विलय और फेंग शुए क्लास डेस्क पर स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड्स रख रहे होते हैं क्योंकि एग्जाम्स थे। वो कहती है, तुम इस फोटो में अच्छे लग रहे हो। वो कहता है, मैं हमेशा अच्छा लगता हूँ। वो कहती है, मैं तो बस जोक कर रही थी। वो कहता है, अपनी फोटो देखो, तुम कितनी स्टाइलिश लग रही हो। अब फेंग शुए अपनी फोटो लेने की कोशिश करती है और वो करीब आ जाते हैं, फिर एम्बेरस्ड होकर पीछे हट जाते हैं। अगले सीन में टीचर फेंग शुए को बताते हैं, तुम्हारे डैड बाहर हैं। वो उनसे मिलने जाती है और एक बैग क्लास में लाती है। उसे कुछ काम से बाहर जाना होता है। जब वो लौटती है तो उसका सारा सामान बिखरा होता है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तो फेंग शुए गुस्से में चली जाती है। वो जाकर सारा सामान अपने डैड को दे देती है और कहती है, आप मुझे ये सामान क्यों देते हैं? वो पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ? वो कहती है, इससे मेरी इंसल्ट होती है। उसके डैड कहते हैं, ये हमारा कमाने का तरीका है। अब वो क्लास में विलय के पास बैठी होती है। वो उसे योगर्ट ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देती है और उससे मुंह फेर लेती है। अगले सीन में टीचर कहते हैं, पूरी क्लास में एक पेयर ने 1100 से ऊपर मार्क्स स्कोर किए हैं। वो पेयर फेंग शुए और वेलाई का होता है। इसके बाद टीचर उन्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं और चश्मिश को उसका हेड बना देते हैं। अब कोई स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए नहीं जा रहा था, तो फेंग शुए इमोशनली कहती है, ये क्लास सिर्फ हमारी नहीं है, ये सबकी है। अगर हम जा रहे हैं तो तुम क्यों नहीं? तो कई स्टूडेंट्स उठने लगते हैं। अब वेलाई भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। गेम शुरू होता है और बहुत हार्डवर्क के बाद उनकी टीम जीत जाती है। अगले दिन उनका फाइनल मैच था। अगले मैच में उनकी टीम हार जाती है। क्लास में एक स्टूडेंट कहता है, हमारी टीम फेंग शुए की वजह से हारी, वो बैड लक है। अब फेंग शुए सैड होकर चली जाती है और वेलाई उसके पीछे जाता है और कहता है, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन वो कहती है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। वो पूछता है, तो क्या मेरी वजह से फर्क पड़ता है? वो पूछती है, क्या तुम भी सोचते हो कि मैं बैड लक हूँ? वो कहता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन फेंग शुए कहती है, मुझे ये इतनी बार कहा गया है कि मैं भी सोचने लगी हूँ कि मैं बैड लक हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हें भी बैड लक लग सकता है। अगले सीन में वेलाई उसे कहता है, हमें उस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए जो हमारा होने वाला है। अब उनका इंटरव्यू सीन दिखाया जाता है। फेंग शुए से इंटरव्यू में 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो गुस्से में चली जाती है। इसके बाद वेलाई कुछ क्वेश्चंस के जवाब देता है। वो कहता है, जब मैं छोटा था तो हमारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैंने कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। वो ये सब फेंग शुए से कह रहा होता है। फिर वो इंटरव्यू बीच में ही छोड़ देता है और फेंग शुए के पास जाता है। पूछता है, अब तुम ठीक हो? वो उसे योगर्ट देती है। वो कहता है, तुमने मुझे स्ट्रॉ नहीं दिया, मैं इसे कैसे पीऊंगा? वो स्ट्रॉ ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहता है, छोड़ो, मैं इसे बाद में पी लूंगा। चलो अब स्टडी करते हैं क्योंकि एग्जाम आने वाला है। अगले सीन में फेंग शुए अपने फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है और उसकी मॉम अगली हॉलीडे पर वेलाई को इनवाइट करने का सजेस्ट करती हैं क्योंकि उसने फेंग शुए के मार्क्स इंप्रूव करने में हेल्प की थी। लेकिन फेंग शुए सोचती है कि उसके पेरेंट्स हमेशा उसे एम्बैरस करते हैं और वो नहीं चाहती कि वेलाई ये देखे। वो अपनी मॉम से कहती है, ठीक है, मैं उसे इन्वाइट करूंगी। बाद में वो वेलाई से पूछती है, अगली हॉलीडे के लिए तुम्हारे कोई प्लान्स हैं? वो कहता है, नहीं, मैं यहीं रहूंगा। फेंग शुए उसे अपनी मॉम का मैसेज देती है, मेरी मॉम ने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है। वेलाई बिना किसी एक्सप्लेनेशन के ठीक है कह देता है, जिससे फेंग शुए शॉक्ड हो जाती है। कैंटीन में वो सोचती है, क्या वेलाई को घर ले जाना एक अच्छा आइडिया है? वो वेलाई को मोटो के साथ अपना स्पून शेयर करने से मना करते हुए देखती है और सोचती है, वो एक स्पून तक शेयर नहीं करता, वो मेरे घर पर कैसे मैनेज करेगा? वो इनविटेशन कैंसिल करने का डिसाइड करती है। क्लास में वो वेलाई से कहती है, मैंने तुम्हें अपने घर इनवाइट किया था, लेकिन अब तुम्हें नहीं आना चाहिए। मेरी छोटी सिस्टर को चिकन पॉक्स है और मुझे डर है कि तुम्हें जर्म्स लग जाएंगे। वो कहता है, मैं तुम्हारी सिस्टर को देखने आऊंगा। वो कहती है, नहीं, मत आना। एक फ्लैशबैक में वेलाई इनविटेशन को लेकर बहुत खुश था और ड्रेसेस सिलेक्ट कर रहा था। प्रेजेंट में वो फेंग शुई की बातों से सद फील करता है। टीचर फेंग शुई को बताते हैं, तुम्हारे डैड यहाँ हैं, और वेलाई सोचता है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। वो फेंग शुई के डैड के पास जाता है और पूछता है,
क्या उसने आपको अपने घर इनवाइट किया था? वो कहते हैं हाँ, लेकिन उसने कहा कि उसकी छोटी सिस्टर बीमार है। वो जवाब देता है उसकी कोई छोटी सिस्टर नहीं है। फेंग शुए कहती है मैं तो बस जोक कर रही थी। उसके डैड कहते हैं वे लाई, तुम्हें आना चाहिए। वो कहता है ठीक है, मैं आऊंगा। अगले सीन में फेंग शुए हॉस्टल से छिपकर निकलती है, लेकिन वे लाई पहले से ही तैयार होकर वेट कर रहा होता है। वो बस लेते हैं और वे लाई सोचता है मुझे नहीं पता मैं उसके सामने नर्वस क्यों फील करता हूँ। वो सोने का प्रिटेंड करता है। फेंग शुए कहती है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि तुम बहुत रूड हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम बहुत नाइस हो। वेला ये सुनता है लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाता। उनकी बस खराब हो जाती है और सब उतर जाते हैं। वो बस को धक्का देना शुरू करते हैं और फेंग शुए धक्का देते समय गिर जाती है, जिससे वेला स्माइल करता है। वो कहती है बाद में हंसना, पहले मुझे उठाओ। बस चलने लगती है और वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। हीरो हीरोइन को बस में चढ़ने में हेल्प करता है और फिर हीरोइन हीरो को अंदर आने में हेल्प करती है। वो फेंग शुए के घर पहुंचते हैं जो मेसी होता है। वो अपने डैड से पूछती है क्या आपने घर साफ नहीं किया? वो कहते हैं नहीं, मैं काम में बिजी हो गया था। उसकी मॉम आती हैं और मेसी घर को लेकर एम्बैरस फील करती हैं। वो वेलाई से कहती हैं चलो शॉपिंग करने चलते हैं, और वो मान जाता है। फेंग शुए वेलाई को मार्केट ले जाती है एम्बैरस फील करते हुए। जब उसकी मॉम बार्गेनिंग शुरू कर देती हैं, वो घर लौटते हैं और फेंग शुए सोचती है अगर खाना अच्छा हुआ तो ये सब कुछ कवर कर लेगा। वो अपने डैड से पूछती है डिनर में क्या है? वो कहते हैं क्रैब्स। वो खुश हो जाती है, लेकिन जब वो क्रैब्स को स्मेल करती है तो वो खराब हो चुके होते हैं। वो कहते हैं मैं उन्हें फ्रिज में रखना भूल गया था। फिर वो कहते हैं मैं चटनी के साथ नूडल्स बनाऊंगा। अब वो डिनर टेबल पर दिखाए जाते हैं और फेंग शुए सोचती है मैं उसे यहाँ नूडल्स खाने के लिए लाई हूँ। वेलाई उन्हें टेस्ट करता है और सोचता है ये टेस्टी हैं। फेंग शुए के डैड वेलाई से बात करना शुरू करते हैं और फिर क्रैब्स लेकर आते हैं। कहते हैं मैंने इन्हें स्पाइसी बनाया है, ट्राई करो। फेंग शुए एम्बैरस होकर खड़ी हो जाती है। बस बहुत हुआ। उसकी मॉम और डैड आर्ग्यू करने लगते हैं और उसकी मॉम चली जाती है। फेंग शुए उनके पीछे जाती है। वेलाई के डैड उसे अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम भी ऐसे ही आर्ग्यू करोगे, और ये आर्ग्यूमेंट्स प्यार की निशानी है। वो मीट खरीदने के लिए शॉप पर जाते हैं और वो कहते हैं मैं लो फैट मीट खरीदता हूँ ताकि मेरी वाइफ को मुझसे आर्ग्यू करने का रीजन मिले। इसके बाद फेंग शुए और वेलाई हॉस्टल लौट रहे होते हैं। वो अपोलोजाइज करती है तुम्हारी वेकेशन मेरी वजह से रूइन हो गई, लेकिन वो कहता है ये सच नहीं है, ये मेरा बेस्ट डे था। वो ऐड करता है मैं पहले तुम्हारी मॉम के साथ मार्केट गया जो एक ग्रेट एक्सपीरियंस था। फिर मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को आर्ग्यू करते देखा और मुझे समझ आया कि प्यार क्या होता है। फेंग शुए खुश हो जाती है। अगले सीन में वेलाई फेंग शुए को देखते हुए खोया होता है। फिर वो उसके पास जाता है और कहता है स्कूल के बाद मुझसे मिलना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब वो दोनों एक दूसरे के लिए रिवॉर्ड्स लाए होते हैं। फेंग शुए वेलाई के लिए एक मोबाइल लाती है और वेलाई उसके लिए एक रिकॉर्डर लाता है। अगले सीन में चीन शहर में इन्फ्लुएंजा फैल रहा होता है। अब फेंग शुए बहुत ठंडा पानी और कोक लाती है। वो क्लास में आती है और वेलाई उसे डांटता है तुम इतनी ठंडी कोक क्यों पी रही हो? वो चिकन भी खा रही होती है। वो कहता है ये फीवर उन लोगों को अफेक्ट कर रहा है जो चिकन खाते हैं, लेकिन वो कहती है मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, मुझे कुछ नहीं होगा। हालांकि फेंग शुए को फीवर हो जाता है। उसके फ्रेंड्स उसे डॉक्टर के पास जाने का सजेस्ट करते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। अगले दिन फेंग शुए की नाक सीवियर कोल्ड की वजह से बहना बंद नहीं होती। वेलाई कहता है मैंने तुमसे कहा था ठंडी कोक मत पियो, अब तुम्हें फीवर है और तुम डॉक्टर के पास भी नहीं जाओगी। एक स्टूडेंट एक डॉक्टर लाता है जो उसे ले जाता है। चेक करने के बाद डॉक्टर उसे आइसोलेट कर देता है क्योंकि उसे एक वायरस होता है। अब वेलाई उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसिपल उसे जाने नहीं देते। बाद में दूसरे क्लासमेट्स छिपकर फेंग शुए से मिलने जाते हैं। अब वेलाई फेंग शुए के पास जाता है, लेकिन सबको वहां देखकर उसे सैड फील होता है। मैं उसके पास जाना चाहता था लेकिन मैं नहीं जा सका। वो उससे मिले बिना चला जाता है। फेंग शुए उसे जाते हुए देखती है। अगले सीन में वेलाई अपने फ्रेंड से फेंग शुए के लिए बहुत सारी मेडिसिन लाने के लिए कहता है। वो उसे देने जाता है। फेंग शुए मेडिसिन देखकर कहती है इससे अच्छा होता अगर तुम कुछ खाने के लिए लाते। वो कहता है तुम इतनी बीमार हो और तुम्हें अभी भी स्नैक्स चाहिए, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था सब तुम्हारे लिए वरीड हैं। वो पूछती है क्या तुम्हें भी मेरी परवाह है? वो कहता है हाँ। वो कहती है सब ठीक हो जाएगा, मेरे लिए कुछ गाओ। वो कहता है तुम अभी भी चाहती हो कि मैं गाऊं? वो मना कर देता है और वो आर्ग्यू करते हैं। फेंग शुए उस पर मेडिसिन फेंकती है, मुझे ये भी यूज नहीं करनी। वेलाई चला जाता है। अगले सीन में वेलाई ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाता है और फेंग शुए के लिए एक सॉन्ग गाता है। स्कूल में सब सॉन्ग एंजॉय करते हैं, लेकिन फेंग शुए की कंडीशन और खराब हो जाती है। वो फेंट हो जाती है। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब वेलाई बहुत वरिड हो जाता है। वेलाई टीचर से इंसिस्ट करता है मुझे फेंग शुए को देखने जाने दीजिए। टीचर उसे एक परमिशन लेटर देते हैं। वो हॉस्पिटल जाता है और उसके पेरेंट्स से मिलता है।
वो फंग शुई को देखकर बहुत साद हो जाता है। उसके डैड उसे फंग शुई का रिकॉर्डर लाने के लिए कहते हैं। वो कहता है ठीक है। इसके बाद वो फैंग शुई के रिकॉर्डर में वॉइसेस सुनता है और बहुत इमोशनल हो जाता है। वो प्रिंसिपल के पास जाता है और कहता है जब पीरियड खत्म हो तो एक वियर्ड साउंड की जगह एक सॉन्ग प्ले होना चाहिए। वो स्कूल छोड़ने की थ्रेटन भी देता है। प्रिंसिपल कहते हैं तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे थ्रेट करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है नहीं, अगर सॉन्ग प्ले होगा तो इसका स्टूडेंट्स पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। प्रिंसिपल मान जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर फंग शुई को चेक करते हैं और कहते हैं वो अब ठीक है और खतरे से बाहर है। उसके पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। वो उसे वे लाई के नोट्स देते हैं। फैंग शुई बहुत खुश होती है क्योंकि वे लाई उसे देखने आया था। वो नोट्स को देखती है और उसे वे लाई का एक लेटर मिलता है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी केयर करना चाहता था लेकिन मैंने तुमसे फाइट कर ली। उस दिन मैंने ब्रॉडकास्टिंग रूम से तुम्हारे लिए एक सॉन्ग प्ले किया लेकिन तुम फेंट होकर कोमा में चली गई। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, थैंक यू। फैंग शुई ये लेटर पढ़कर बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद वो रिकवर हो जाती है और स्कूल वापस चली जाती है। जब पीरियड चेंज होता है तो वही सॉन्ग बजता है और वो उसे सुनकर इमोशनल हो जाती है। इसके बाद उसके सभी फ्रेंड्स उसे देखने आते हैं। वे लाई भी उसे देखकर स्माइल करता है और उसकी चेयर पास खींचकर उसे बैठने के लिए कहता है। अगले सीन में टीचर आते हैं और सबको बताते हैं अगर टेस्ट में हमारी क्लास के मार्क्स अच्छे नहीं आए तो हमारी क्लास डिवाइड हो जाएगी। अगर तुम ये नहीं चाहते तो हार्ड वर्क करो। अब मोटो बहुत सैड होकर एंटर करता है। फैंग शुई पूछती है उसे क्या हुआ। बाद में उन्हें पता चलता है कि मोटो का ब्रदर एक एक्सीडेंट में मर गया। अब एक स्टूडेंट बाहर इस बारे में बात करता है और मोटो उससे फाइट करने जाता है। फैंग शुई जाकर उन्हें अलग करती है। इसके बाद मोटो चला जाता है। वो उसे फॉलो करने की कोशिश करती है लेकिन कोई उसे रोक लेता है। अब फैंग शुई मोटो के लिए वरिड हो जाती है तो वो और उसकी क्लास उसे ढूंढने लगते हैं। मोटो टेरेस पर खड़ा होता है। वे लाई और फैंग शुई वहां जाते हैं और उसे नीचे लाते हैं। वो उन्हें देखकर गुस्सा हो जाता है। मैंने तुमसे कहा था ना ऊपर मत आना। फैंग शुई कहती है तुम बच्चों की तरह क्यों ऐड कर रहे हो। वो कहता है तुमने अपना ब्रदर नहीं खोया है इसलिए तुम ये पेन नहीं समझ सकती। वो फिर चला जाता है। इसके बाद टीचर उनकी क्लास में आते हैं और समझाते हैं कि उन्हें दूसरों का पेन समझना चाहिए। अब मोटो क्लास में लौट आता है और सब उसके साथ नॉर्मली ट्रीट करते हैं। मोटो खुश हो जाता है और स्टडी करना शुरू कर देता है। इसके बाद उनकी क्लास हार्ड वर्क करना शुरू कर देती है। उनके पेपर्स का सीन दिखाया जाता है। फिर फैंग शुई एग्जाम्स पास करने के लिए प्रे कर रही होती है और वे लाई उसे देख रहा होता है। वो कहती है चिंता मत करो, हमारी क्लास डिवाइड हो जाएगी। वो कहता है नहीं, और अगर हो भी गई तो इससे हमारे रिलेशनशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद टीचर आते हैं और उन्हें बताते हैं पूरी क्लास पास हो गई है, अब तुम्हारी क्लास डिवाइड नहीं होगी। ये सुनकर पूरी क्लास खुश हो जाती है। अगले सीन में वे लाई और फैंग शुई बारिश में दिखाए जाते हैं। वो पूछता है क्या तुम मुझे फॉरगिव कर सकती हो। वो कहती है हाँ। वो कहता है लेकिन मैं तुम्हें फॉरगिव नहीं कर सकता और उसे छोड़ देता है। फैंग शुई डर कर उठ जाती है। रियलाइज करती है कि ये एक ड्रीम था। इसके बाद वो बोर्ड को देखती है और पाती है कि वे लाई ने नंबर 1 रैंक किया है और उसे किसी भी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। वो वे लाई के बगल में बैठती है और वो पूछता है तुम्हें क्या हुआ। वो कहती है मुझे वे लाई से जेलस फील हो रहा है। वो पूछता है क्यों। वो एक्सप्लेन करती है तुमने नंबर 1 रैंक किया है। इसके बाद टीचर फैंग शुई को ऑफिस बुलाते हैं और उसे एक यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म देते हैं। अगर तुम्हारा एडमिशन हो गया तो अच्छा होगा। वो अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताती है और वो खुश होते हैं। फिर असेंबली में प्रिंसिपल एक नई लड़की यान जिंग को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो वे लाई के साथ स्टडी करने आई है। वो लड़की वे लाई से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और चला जाता है। ये लड़की एक इंग्लिश इंटरव्यू के लिए आई है जिसके लिए फैंग शुई ने भी फॉर्म भरा है। वो फैंग शुई को रोकती है और कहती है तुम्हें इंग्लिश में और प्रैक्टिस की जरूरत है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अगले सीन में वो लड़की और वे लाई एक पिक्चर ले रहे होते हैं जिससे फैंग शुई जेलस हो जाती है। जब वे लाई क्लास में आता है तो फैंग शुई अकेले एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती है। वो कहता है मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। वो जवाब देती है कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ। वो कहता है तुम्हें यह करना नहीं आता। वो सार्कास्टिकली जवाब देती है हम तुम्हारी तरह स्टडी नहीं कर सकते। अगले सीन में वो लड़की कैंटीन में वे लाई के साथ खा रही होती है जो फैंग शुई को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो बिना कुछ खाए चली जाती है। इसके बाद फैंग शुई उस लड़की और वे लाई का पोस्टर देखकर और भी जेलस हो जाती है। जब वो क्लास में जाती है तो वे लाई पूछता है तुम्हारा काम हो गया। वो जवाब देती है अब स्टडी करना यूजलेस है। वो कहती है तुम्हें और यान जिंग को कपल बन जाना चाहिए। वे लाई समझ जाता है कि वो अपसेट है और कहता है मेरा नाम उस लड़की के साथ मत जोड़ो, वो मेरी फ्रेंड नहीं है। अगले सीन में फैंग शुई के इंटरव्यू का दिन होता है। दूसरे स्टूडेंट्स अपने इंटरव्यू से लौटते हैं और कहते हैं क्वेश्चंस उन पेपर से आ रहे हैं जो सीनियर्स ने हमें दिए थे। फैंग शुई खुश हो जाती है। जब वो इंटरव्यू के लिए जाती है तो वो वही फॉलो करती है जो उस लड़की ने उसे बताया था। उसका इंटरव्यू बहुत खराब जाता है और जब वो बाहर आती है
तो वो दूसरे नोट्स को देखती है और वही क्वेश्चंस पाती है जो उससे पूछे गए थे। उसे रियलाइज होता है कि उस लड़की ने उसे मिसलीड किया था। इसके बाद वो उस लड़की के पास जाती है और उससे फाइट करने लगती है। वो कहती है, वे लाइक कभी तुम जैसी लड़की को लाइक नहीं करेगा। इसके बाद प्रिंसिपल को भी उस लड़की के करप्शन के बारे में पता चल जाता है और स्कूल से उसका पोस्टर हटा देते हैं। अब वे लाई फांग शुए से इंटरव्यू के बारे में पूछता है और वो उसे बताती है वो अच्छा नहीं गया। फिर वो अपोलोजाइज करती है, तुम्हारा नाम उस लड़की के साथ जोड़ने के लिए आई एम सॉरी। टीचर आते हैं और अनाउंस करते हैं वे लाई को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, लेकिन फांग शुए सिलेक्ट नहीं हुई है। वो सैड हो जाती है तो वे लाई कहता है, कोई बात नहीं, और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो फिर उसे टेरेस पर ले जाता है जहां एक बोर्ड पर लिखा होता है, बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू एनीथिंग। अगले सीन में टीचर फांग शुए को ऑफिस बुलाते हैं और कहते हैं, तुम इंटरव्यू पास कर गई। वो पूछती है, कैसे? वो एक्सप्लेन करते हैं, जिस स्टूडेंट ने नंबर 3 रैंक किया था उसने गिव अप कर दिया, तो अब तुम्हें चांस मिला है। वो बहुत खुश हो जाती है और वे लाई को बताने जाती है। वो दोनों अपने एडमिट कार्ड्स चेक करते हैं और पाते हैं कि उनके टेस्ट सेम डेट पर शेड्यूल्ड हैं। वो पूछता है, तुम किसके साथ जा रही हो? वो कहती है, मॉम और डैड के साथ। वो पूछता है, क्या तुम भी अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हो? वो कहता है, नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। अब घर पर पैकिंग करते समय उसकी मॉम कहती है, तुम बहुत लकी हो जो पूरे स्कूल में चांस मिला। वो कहती है, वे लाई को भी चांस मिला है। वो कहती है, मैं उसके पेरेंट्स से पूछूंगी कि वो स्टडीज में इतना अच्छा कैसे है। वो उसे बताती है, उसके पेरेंट्स नहीं जा रहे हैं, वो अकेले जा रहा है। अब उसकी मॉम को एक आइडिया आता है और वो कहती है, तुम्हारे डैड और मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम वे लाई के साथ जाओ। अब वे लाई रेलवे स्टेशन पर फांग शुए का वेट कर रहा होता है। वो अकेली आती है और वो उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। वो कहती है, मेरे पेरेंट्स ने कहा कि मुझे अकेले जाना चाहिए। वो खुश हो जाता है। अब उनकी सीट्स एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं और वो जेस्चर्स का यूज करके बात करते हैं। उनके साथ बैठे एक अंकल कहते हैं, यहाँ तुम दोनों लव बर्ड्स साथ बैठो। वो कहती है, हम लव बर्ड्स नहीं हैं। अंकल जर्नी के दौरान उतर जाते हैं और वे लाई उसके बगल में बैठ जाता है और वो साथ में रिकॉर्डिंग सुनते हैं। उनके आने के बाद फांग शुए अपना एग्जाम देती है। जब वो बाहर आती है तो वे लाई उसका वेट कर रहा होता है। वो कहता है, मेरा एग्जाम खत्म हो गया था तो मैंने तुम्हारे फ्री होने का वेट किया। अब वो घूम रहे होते हैं और उसका पर्स चोरी हो जाता है। फांग शुए 2 आइडेंटिकल पेंडेंट्स खरीदती है और एक वे लाई को देती है। कहती है, ये एक मेमोरी है कि हम दोनों यहाँ भेजे गए थे। अब वो एक टैक्सी में होते हैं और ट्रैफिक में फंस जाते हैं। वे लाई अपना पर्स चेक करता है और वो भी चोरी हो चुका होता है। वो टैक्सी से उतरते हैं और पास के एक पार्क में जाते हैं जहाँ कुछ अंकल्स बैठे होते हैं। वो कहते हैं, तुम यहाँ के नहीं लगते। वो कहते हैं, हाँ, हम दूसरे शहर से हैं। अंकल्स उन्हें रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप कर देते हैं। अगले सीन में टीचर उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि दोनों ने एग्जाम क्लियर कर लिया है और इस क्लास के पहले स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज जा रहे हैं। लेकिन फांग शुए खुश नहीं होती। जब वो घर जाती है तो वे लाई उसे कॉल करता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए फिजिक्स के नोट्स बनाए हैं। वो कहती है, मुझे अब उनकी जरूरत नहीं है। वो कहता है, तुमने जो डिसीजन लिया है वो तुम्हारा नहीं लगता। वो कहती है, हाँ। वो कहता है, डिसीजन लेने से पहले ध्यान से सोचो। वो कहती है, मैं तुम्हारी तरह टैलेंटेड नहीं हूँ। वो कहता है, लेकिन जिस फांग शुए को मैं जानता हूँ वो किसी के लीड को फॉलो नहीं करती। वो अपने पेरेंट्स को बताती है, मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहती। उसकी मॉम और डैड उसे डांटते हैं लेकिन उसके ग्रैंडपा उसे सपोर्ट करते हैं एंड उसके पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं। वो कहते हैं, फांग शुए जो चाहे कर सकती है। अब फांग शुए स्कूल जाती है और वे लाई उसे देखकर स्माइल करता है। कहता है, तुम आ गई। वो उसे सारे नोट्स देता है और कहता है, अगले 2 मंथ्स तुम मेरे साथ रहोगी। फांग शुए उसे शॉकिंगली देखती है और वो अपने वर्ड्स बदलता है, अगले 2 मंथ्स तुम मेरे साथ स्टडी करोगी। अगले सीन में टैंग तियान फांग शुए से उसकी बर्थ डेट पूछती है। कहती है, मैं तुम्हारा स्टार साइन चेक करना चाहती हूँ। वो कहती है, एक्स्ट्रा दिसंबर। वो कहती है, स्टार्स कहते हैं कि तुम्हारा अगला मंथ बहुत डिफिकल्ट होगा। वे लाई कहता है, हम ऐसी बातों में बिलीव नहीं करते। वो फांग शुए से पूछती है, क्या तुमने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है? वो कहती है, नहीं। वे लाई ये कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। वे लाई फांग शुए के बर्थडे के बारे में सोचने लगता है। वो मोटो से पूछता है, बर्थडे गिफ्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? वो कहता है, स्नैक्स या कुछ और। फिर वो उसे बताता है, यहाँ एक डिवाइन ट्री है और जब वहां फायरवर्क जलाए जाते हैं, अगर बर्थडे पर्सन उन्हें देख ले तो उसकी सारी विशेस पूरी हो जाती हैं। अब वे लाई के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने फ्रेंड से फायर क्रैकर्स लाने के लिए कहता है, लेकिन वो सिर्फ एक लाता है। कहता है, ये मिलना मुश्किल था। अब वो फांग शुए से कहता है, आज रात 12 बजे खिड़की से बाहर देखना। वो पूछती है, क्या मीटियोर शावर होने वाला है? वो कहता है, इसे वैसा ही समझो। फांग शुए खिड़की के पास बैठकर वेट करती है और वे लाई फायर क्रैकर जलाता है, लेकिन वो काम नहीं करता। वो चला जाता है। उसके जाने के बाद फायर क्रैकर जल जाता है।
अब चेंग जिंग का भी बर्थडे था और गू शेंग का एक प्लान था। वो एक रूम में टीवी देख रहे होते हैं जब गू शेंग कहता है, मैं कुछ लेकर आता हूँ। वो चला जाता है और गार्ड रूम लॉक कर देता है। बाद में आग लग जाती है। जब गू शेंग लौटता है तो वो पैनिक हो जाता है और फायर ब्रिगेड को कॉल करता है। फायर फाइटर्स आते हैं, आग बुझाते हैं और उन दोनों को हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। अगले दिन फेंग शुए कहती है, पुलिस उस व्यक्ति को ढूंढ रही है जिसने आग लगाई थी। वे लाई बहुत वरीड हो जाता है, सोचता है मैंने आग लगाई थी। अगले सीन में फेंग शुए वे लाई से पूछती है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? अगला सीन पुलिस को आते हुए दिखाता है और वे लाई को अरेस्ट करते हुए उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाते हुए। फेंग शुए उसे देखने जाती है और फेंट हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ वे लाई का बुरा ड्रीम होता है। फेंग शुए उससे पूछती है, क्या तुम जानते हो उस रात आग किसने लगाई थी? वो कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता। वो पूछती है, तो तुमने मुझे जागते रहने के लिए क्यों कहा था? वो कहता है, शूटिंग स्टार के लिए। जब चेंग जिंग स्कूल लौटती है तो सब उससे गू शेंग के बारे में पूछते हैं और कि क्या उन्हें पता चला कि आग किसने लगाई थी। वो कहती है, गू शेंग को भी नहीं पता, लेकिन स्कूल को उस पर सस्पेक्ट है। जब वो लौटेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ये सुनकर वे लाई को बहुत बुरा लगता है, सोचता है मैंने आग लगाई थी। वो इतना वरिड हो जाता है कि वो आग लगाने की पेनल्टी चेक करने के लिए लाइब्रेरी जाता है। अगले दिन वो गू शेंग को कॉल करता है और आग लगाने वाले के बारे में पूछता है। गू शेंग कहता है, मुझे नहीं पता आग कैसे लगी। वे लाई उसे बताता है, मुझे लगता है मैंने आग लगाई है, इसलिए मैं प्रिंसिपल से कन्फेस करूंगा। गू शेंग उसे रोकता है और कहता है, मैं कह दूंगा कि मैंने आग लगाई है। वो कहता है, नहीं, गलती मैंने की है तो पनिशमेंट मुझे ही मिलनी चाहिए। वे लाई हिम्मत जुटाता है और प्रिंसिपल को बताता है, मैंने आग लगाई थी। प्रिंसिपल उस पर बिलीव नहीं करते तो वो कहता है, मैंने फायर क्रैकर जलाए थे, शायद उससे आग लगी हो। एक दूसरा स्टूडेंट ये सुन लेता है। जब वो बाहर आता है तो फेंग शुए पूछती है, क्या हुआ? स्टूडेंट वे लाई से पूछता है, तुमने स्कूल में फायर क्रैकर्स क्यों जलाए? क्या जरूरत थी? फेंग शुए पूछती है, तुमने मेरी वजह से तो नहीं जलाए थे ना? वो कहता है, नहीं, मैंने अपने लिए जलाए थे, चिंता मत करो। ये न्यूज पूरे स्कूल में फैल जाती है और सब वे लाई को टीज करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल वे लाई के फादर को कॉल करते हैं और पता चलता है कि वे लाई अपने फादर की परमिशन के बिना स्टडी कर रहा है। प्रिंसिपल उसे ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं, अगले वीक तुम्हारे फादर आएंगे और तुम उन्हें एक्सप्लेन करोगे। फिर पता चलता है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और वे लाई ने कन्फेस करके बहुत बड़ी गलती की। वे लाई कुछ दिनों की छुट्टी लेने का डिसाइड करता है और फेंग शुए को बताता है, मैं ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि मेरे फादर आ रहे हैं। फेंग शुए कहती है, इसमें थोड़ी गलती मेरी भी है, तो चलो मिलकर कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। वो कहता है, मैं वापस आऊंगा। वो कहती है, अगर तुम पकड़े गए और तुम्हारे डैड ने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया तो मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। चलो इस प्रॉब्लम को साथ में फेस करते हैं। वे लाई मान जाता है। अब वे लाई के डैड आते हैं और सभी टीचर्स के साथ मिसबिहेव करते हैं। फिर वे लाई की क्लास में जाकर उसे स्लैप करते हैं और उसे घसीट कर बाहर ले जाते हैं। फेंग शुए उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर चिल्लाते हैं, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारी वजह से वो यहाँ आया है। वो कहती है, अंकल आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। वो नहीं सुनते और वे लाई को घर ले जाते हैं, उसे एक रूम में लॉक कर देते हैं। इसके बाद स्कूल में सब वे लाई के साथ जो हुआ उसके लिए फेंग शुए को ब्लेम करते हैं। वो बहुत सैड हो जाती है। वहां वे लाई अपने डैड से कहता है, मैं घर छोड़ दूंगा, लेकिन उसके डैड उसे फिर से रूम में लॉक कर देते हैं। अब वे लाई को पेंडेंट में फेंग शुए का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है, हम तब तक अलग रहेंगे जब तक एक दूसरे के लिए हमारी एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हो जाती। ये पढ़कर वे लाई फेंग शुए को बहुत मिस करता है। वो खिड़की से कूद जाता है, लेकिन रस्सी टूटने की वजह से गिर जाता है और अपनी लेग हिला नहीं पाता। वो चिल्लाता है और एक सर्वेंट उसे देख लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वे लाई ने कूदने से अपनी लेग इंजोर कर ली। उसकी आंट कहती हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे, तुम्हारे डैड को तुम्हारी परवाह नहीं है। अगले सीन में टीचर फेंग शुए को वे लाई को एक रिपोर्ट देने के लिए कहती हैं। वो उसके घर जाती है, रिपोर्ट बाहर छोड़ देती है और जाने लगती है। फिर वो अचानक रुक जाती है और कहती है, वे लाई, अगर तुम सुन रहे हो तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें एक फ्रेंड माना था और तुम बिना कुछ बताए चले गए। मुझे पता है तुम गलत नहीं हो और मुझे नहीं पता कि तुम मुझे सुन सकते हो या नहीं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि तुम एक अमेजिंग पर्सन हो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम अब्रॉड जाओ या बीजिंग। वे लाई, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। फिर वो चली जाती है। अब वे लाई बैल्कनी पर बैठकर फेंग शुए का नोट पढ़ रहा होता है, लेकिन उसकी वॉइस नहीं सुनता क्योंकि उसने ईयरफोन्स पहने होते हैं। उसकी आंट आती हैं और उसे वो रिपोर्ट देती हैं जो फेंग शुए लाई थी। फिर वो कहती हैं, आज रात अपने डैड से आर्ग्यू मत करना। डिनर पर वो हिम्मत जुटाता है और अपने डैड से कहता है, मैं स्टडी करने के लिए स्कूल जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके डैड अब्रॉड स्टडी करने पर इंसिस्ट करते हैं। वो कहता है, नहीं, मैं अब्रॉड नहीं जाऊंगा। आर्ग्यूमेंट बढ़ जाता है और जैसे ही वे लाई जाने वाला होता है उसके डैड को हार्ट अटैक आ जाता है। वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। वे लाई की आंट उसे एडवाइस देती हैं, अपने डैड से ठीक से बात करो और उसे सुइसाइड स्टोरी बताती हैं
उन्होंने वेलाई के लिए फिर से जीना शुरू किया। अब वेलाई गिल्टी फील करता है और अपने डैड के पास जाता है। कहता है, मैं अब्रॉड जाऊंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। जब वेलाई स्कूल लौटता है तो फांग शुए उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो पूछती है, क्या तुमने अपने डैड को कन्विंस कर लिया? वो कहता है, हाँ, अब बताओ तुम्हें कौन से टॉपिक समझ नहीं आते? इसके बाद वेलाई प्रिंसिपल के पास जाता है और अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट साइन करवाता है, अपोलोजाइज करते हुए। मैं आपके किसी काम नहीं आ सका। वो कहती हैं, कोई बात नहीं। अब वेलाई फांग शुए के लिए कई नोट्स छोड़ता है। अगले सीन में वेलाई फांग शुए गुड बाय कहता है। वो पूछती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो स्माइल करता है और चला जाता है। अगले दिन जब फांग शुए क्लास में आती है तो उसे एक लेटर मिलता है। वो उसे पढ़ने के लिए टेरेस पर जाती है। ये वेलाई का लास्ट लेटर होता है। वो उसे बताता है, मैं अपने डैड को कन्विंस नहीं कर सका। मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं ये लास्ट डे अच्छे से बिताना चाहता था। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मिस करो। मैं चाहता हूँ कि तुम उस यूनिवर्सिटी में जाओ जहाँ तुम जाना चाहती हो और वो लाइफ जियो जो तुम चाहती हो। मैंने तुम्हारे नोट्स छोड़ दिए हैं, तुम्हें मिल जाएंगे। ये लेटर पढ़कर फांग शुए बहुत रोती है। अगले सीन में वेलाई की आंट का बर्थडे होता है और उसके डैड ने उनके लिए एक केक ऑर्डर किया होता है। आंट कहती हैं, वेलाई, तुम्हारे डैड का मूड अच्छा है तो तुम उनसे जो चाहो बात कर सकते हो। वेलाई कहता है, मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन अगर आपको पसंद ना आए तो मुझे डांटना मत। अगले सीन में फांग शुए क्लास में स्टडी कर रही होती है जब कोई एंटर करता है और वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि वो वेलाई है। अगले सीन में फांग शुए स्ट्रीट पर केक्स बेच रही होती है, लेकिन कोई नहीं खरीद रहा होता। अचानक एक कार रुकती है और वेलाई बाहर निकलता है। फांग शुए को गिरने से बचाता है। वो पूछता है, तुम ठीक हो? वो कहती है, हाँ, मेरी लाइफ अच्छी चल रही है। तुम्हारी कैसी है? वो कहता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और अच्छा कमा रहा हूँ। तुम्हारी लाइफ में कोई गोल नहीं है। और फिर वो उसे नीचे धकेल देता है। फांग शुए उठती है, रियलाइज करती है कि ये उसका ड्रीम था। वेलाई पूछता है, क्या हुआ? लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अब टीचर सबको यूनिवर्सिटी फॉर्म्स दे रहे होते हैं। वेलाई पूछता है, तुम कौन सा सब्जेक्ट चूज करने वाली हो? वो कहती है, मुझे अभी तक नहीं पता। वो कहता है, चलो लाइब्रेरी में इसके बारे में स्टडी करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें किसमें इंटरेस्ट है। अब वेलाई कहता है, रिकॉर्डिंग इंजीनियरिंग तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम्हें इसमें इंटरेस्ट भी है। वो रिक्वायर्ड मार्क्स के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है और वो मार्क्स अचीव कर सकती है, लेकिन उसे इसके लिए एक आर्ट एग्जाम भी देना होगा और उसने प्रिपेयर नहीं किया है। वेलाई कहता है, तुम कर सकती हो। इसके बाद वो टीचर को अपने डिसीजन के बारे में बताती है। वो कहते हैं, जो तुम्हारा दिल कहता है वही करो और तुम्हें हॉलीडेज में प्रिपेयर करने के लिए नोट्स भी मिल जाएंगे। अब वो हॉलीडेज के लिए घर जाती है और पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा हॉस्पिटलाइज्ड हैं। वो उन्हें हॉस्पिटल में देखने जाती है। ग्रैंडपा पूछते हैं, तुमने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है? वो कहती है, मैं रिकॉर्डिंग इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए एक आर्ट एग्जाम देना होगा और मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। वो कहते हैं, तुम अच्छा करोगी। तुम बचपन में मेरे सॉन्ग्स रिकॉर्ड करती थी, मैंने वो सब रखे हैं। अगले दिन जब फांग शुए और वेलाई मिलते हैं तो वो कहती है, मेरे पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं टेंस हूँ क्योंकि अगर मैं आर्ट एग्जाम और इंटर एग्जाम में फेल हो गई तो मुझे फिर से हाई स्कूल करना पड़ेगा। वेलाई कहता है, अगर तुम आर्ट एग्जाम में फेल भी हो जाओ तो कोई बात नहीं, बस एग्जाम दे दो। वेलाई उसे नोट्स देता है। वो कहती है, तुमने ये हॉलीडेज में प्रिपेयर किए? वो कहता है, हाँ। फांग शुए खुश फील करती है। अब फांग शुए बहुत हार्ड प्रिपरेशन शुरू कर देती है। वो अपने डैड से वो इंस्ट्रूमेंट मांगती है जो वो एग्जाम में यूज करते रहेगी। उसके डैड कहते हैं, ये टूटना नहीं चाहिए, ये तुम्हारे ग्रैंडपा का है। वो कहती है, ठीक है। अगले दिन वो एग्जाम के लिए जाती है। सभी स्टूडेंट्स अपने इंस्ट्रूमेंट साफ कर रहे होते हैं। फांग शुए भी अपना इंस्ट्रूमेंट साफ करने लगती है। एक लड़की उसका इंस्ट्रूमेंट लेती है और उसे तोड़ देती है। इंटरव्यू के दौरान फांग शुए एक अलग सॉन्ग सुनती है और जजेस कहते हैं, इससे कुछ नहीं आता। वो बाहर आ जाती है। उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया होता और वो सैड बैठी होती है। वेलाई को कॉल करती है। वो उससे एग्जाम के बारे में पूछता है। वो कहती है, वो अच्छा नहीं गया और मेरा इंस्ट्रूमेंट टूट गया। कल मेरा प्रैक्टिकल है। उस रात वेलाई उसके लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट लाता है और कहता है, मैंने तुम्हारे बगल वाला रूम लिया है। वो कहती है, ग्रैंडपा का इंस्ट्रूमेंट टूट गया। मैंने डिसाइड किया है कि मैं सिर्फ इंटर एग्जाम दूंगी, आर्ट एग्जाम नहीं। वेलाई उसे चीयर करता है और उसे अपने बचपन का एक डांस दिखाता है। फांग शुए पहले इमोशनली रोती है, फिर स्माइल करती है। वो उसे अगले एग्जाम के लिए गुड लक विश करता है। अगले दिन जब फांग शू की टर्न आती है तो वो अपना इंस्ट्रूमेंट बजाने में खो जाती है। जब वो अपनी परफॉर्मेंस फिनिश करती है तो सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स उसके लिए क्लैप करते हैं क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस उत्कृष्ट थी। टीचर सबको इन्फॉर्म करते हैं, इंटर एग्जाम्स आने वाले हैं तो तुम्हें अपनी प्रिपरेशन स्पीड अप कर देनी चाहिए। फांग शू ग्राउंड पर ग्रेजुएशन फोटोज क्लिक होते हुए देखती है और सबसे पूछती है, ग्रेजुएशन फोटो कौन चाहता है? सभी स्टूडेंट्स कहते हैं, 100 हम सब चाहते हैं। वो कहती है, मैं प्रिंसिपल से बात करूंगी। वो वेलाई को बात करने के लिए साथ ले जाती है और प्रिंसिपल मान जाते हैं। अब वो सब फोटो के लिए बैठते हैं,
लेकिन टीचर नहीं आए होते। फोटोग्राफर कहता है मैं और वेट नहीं करूंगा। उनकी फोटो टीचर के बिना क्लिक हो जाती है। जब टीचर आते हैं तो वो पूछते हैं क्या फोटो क्लिक हो गई? फेंगशुई कहती है हमने वेट करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। टीचर कहते हैं कोई बात नहीं, मैं वैसे भी फोटोज में अच्छा नहीं लगता। फेंगशुई को उनके लिए वेट ना करने का बुरा लगता है। अगले सीन में फेंगशुई वेलाई से कहती है हम टीचर को एक मेमोरेबल गुड बाय देंगे। उनके स्कूल का लास्ट डे दिखाया जाता है। प्रिंसिपल उन्हें बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं और उन्हें उनके क्लास टीचर के नोट्स देते हैं। एग्जाम के बाद रिजल्ट का सीन दिखाया जाता है। फेंगशुई अपने मार्क्स चेक करती है और पाती है कि वो पास हो गई है। उसकी फैमिली खुश होती है क्योंकि उसे कहीं एडमिशन मिल जाएगा। अगले सीन में वो अपने रिपोर्ट कार्ड्स लेने स्कूल जाती है। सबके जाने के बाद वे लाई फेंगशुई से कहता है मैं तुम्हें स्टॉप तक ड्रॉप कर दूंगा। वो कहता है तुम कॉलेज जा रही हो और तुम वहां नए फ्रेंड्स बनाओगी। वो कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। वो कहता है मेरा वो मतलब नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि तुम किसी से प्यार मत कर लेना। वे लाई फेंगशुई के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। वो स्माइल करती है और चली जाती है। अगले सीन में 10 साल बाद उनकी क्लास रियूनियन का दिन होता है। सभी फ्रेंड्स आए होते हैं और बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। पार्टी के बाद फेंगशुई घर जा रही होती है और उसका बॉस उसे काम पर बुलाता है। वो उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे स्लैप करती है और चली जाती है। वो वे लाई को बताने के लिए कॉल करती है लेकिन वो बहुत बिजी होता है तो वो हैंग अप कर देती है। अगले सीन में उसका बॉस उसका प्रोजेक्ट किसी दूसरी लड़की को दे देता है। वो कहती है मुझे ये वैसे भी नहीं चाहिए था क्योंकि मैं जल्दी शादी करने वाली हूँ। शाम को वो घर पर बैठी होती है क्योंकि वे लाई आया होता है। इसके बाद वो उससे डिनर के बारे में पूछती है। वो कहता है मैंने नहीं खाया। वो फ्रिज से खाना निकालना शुरू करती है और वे लाई उसे पीछे से हक करता है। कहता है डिड यू मिस मी? वो कहती है बहुत। वो अपने बॉस के बिहेवियर की वजह से सो नहीं पाती और वे लाई को बता भी नहीं सकती। वो पानी पीने के लिए उठती है और वे लाई कुछ टाइप कर रहा होता है। वो साउथ अफ्रीका का एक ऑफर रिजेक्ट कर रहा होता है। वो पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहता है वे मुझे 1 साल के लिए भेज रहे हैं। अगले सीन में वे लाई कहता है हमारी शादी होने वाली है तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मैं वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर रहा हूँ। वो कहती है तुम मेरी वजह से अपना ड्रीम गिव अप कर रहे हो। मुझे बहुत हैवी और गिल्टी फील हो रहा है। अगर हम एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइसेस करते रहें तो ये प्यार नहीं होगा। अगले सीन में फेंगशुई सी साइड पर दिखाई जाती है। वे लाई भी वहां आता है। वो उसे साउथ अफ्रीका के पेपर्स देती है और कहती है मैं भी अपने प्रोजेक्ट के लिए कहीं जा रही हूँ और अगर हमारे बीच कुछ ठीक नहीं है तो हमें अपने रिलेशनशिप को कुछ स्पेस देना चाहिए। वो कहता है तुम कहीं भी जाओ, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। वो कहती है ठीक है। अब वे लाई उसे हक करता है और यहीं पर हमारा ड्रामा खत्म हो जाता है।